नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने एग्ज़ाम हुआ चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग मानव रूप से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ लेकर आए जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, रेलवेज़ हो या आपके स्टेट एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका अहम रोल है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आपके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रोगों को फैलाने वाले जो कीट हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जिनके द्वारा रोग फैलता है उन्हें वेक्टर कहते हैं, और जो किसी भी रोग को फैलाने के लिए अगर जो कीट रेस्पॉन्सिबल है अगर, तो उनके लिए जो होगा वो वेक्टर आंसर आएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है ये बी, वेक्टर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, HIV का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो है HIV का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, या डेफिशिएंसी वायरस। तो बेसिकली ये एक प्रकार का डेफिशिएंसी वायरस है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है इसका आंसर, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से क्या बेरीसेला जोस्टर नाम का वायरस के कारण होता है। मतलब एक वायरस दे रखा है वेरिसोला जोस्टर, और ये जो जोस्टर वेरिसोला जोस्टर है ये कौन से रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये जो आंसर है इसका, ये जो चेचक है इसको उत्पन्न करता है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है चेचक, जिसे आप बड़ी माता भी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर बड़ी माता भी है। चेचक ही क्या है आपका, बड़ी माता है। ठीक है, इसे स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इसे आप स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल पॉक्स कह दीजिए, बड़ी माता कह दीजिए या चेचक कह दीजिए। और इसके लिए जो वायरस रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है। और संक्रामक रोगों की तरफ अगर हम देखें तो देख लीजिए कौन कौन से संक्रामक रोग है। देखिए मधुमेह आपका संक्रामक रोग नहीं है, ये अनुवांशिक रोग है। स्कर्वी, ये आपका असंक्रामक रोग है, स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अस्थमा भी आपके अनुवांशिक रोगों के अंदर ही आता है। तो बेसिकली जो इसका आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन बी, खसरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी खसरा एक टाइप का कैसा है, संक्रामक रोग है, जबकि तीनों के तीनों संक्रामक रोग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि किस रोग के लिए स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय द्वारा ट्रेट एंड ट्रीट नीति को प्रारंभ किया गया, टेस्ट एंड ट्रीट। तो टेस्ट कराइए और फिर उसका ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एसएससी के 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो रोग कौन सा है, HIV। तो HIV रोग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेस्ट एंड ट्रीट नीति का प्रारंभ किया है। ठीक है, पहले आप टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट करा के आप फिर उसका क्या कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, और ये सब गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होते हैं। तो ऐसा कौन सा सूक्ष्मजीवी है जो पोलियो और चेचक, चिकन पॉक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स नहीं कहते सॉरी इसे, है ना, हाँ इसमें इसे आप स्मॉल पॉक्स कहते हैं। चिकन पॉक्स आपका छोटी माता होती है और ये आपका स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, तो जो चेचक है जैसी बीमारी है वो किससे होता है, आरआरबी रेलवे 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे क्वेश्चन है, वहीं से उठाए गए क्वेश्चन है। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अगर इन्हें पढ़ लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल या विषाणु, वायरस। ठीक है, तो जो आपको मैंने एक ट्रिक भी लिखवाई थी, ठीक है, अगर याद आ रहा हो तो एक ट्रिक थी, ये चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। ये मैंने यूट्यूब पे भी अपने एक शॉर्ट्स में डाला हुआ है, ये चाचा
इन्हें डांटो, इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो। तो देखिए इसमें क्या ए से एड्स है, च से चेचक है, ठीक है, ई से इन्फ्लुएंजा है से हार्पिस है, ठीक है, टे से ट्रैकोमा है, ठीक है, डे से डेंगू है, खे से खसरा है, रे से रेबीज़ है, ठीक है, और इसमें गै से गलसुआ है, ठीक है, पो से देखिए ये पोलियो आ गया है, ठीक है, और जो चेचक है, ठीक है, जो चेचक है वो यहाँ पे आ चुका है, चेचक, ए से एड्स, चे से चेचक। तो चेचक और पोलियो ये दोनों ही रोग जो हैं वो आपके वायरस से होने वाले रोग है। जो ये ट्रिक मैंने आपको बताई है ये वायरस की ट्रिक है, आप इसे मेरे शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हैं, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, ये मेरे शॉर्ट्स पे भी मिल जाएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। सबकी मैंने ट्रिक लिखवा रखी है, बैक्टीरिया की अलग ट्रिक है, प्रोटोजोआ की अलग ट्रिक है, विषाणु वायरस की जो ट्रिक आपके सामने अभी मैंने बताई है, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, तो ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? तो जो चेचक का जो टीका है वो किसके द्वारा बनाया गया है? सन 2017 का क्वेश्चन है ये, 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो चेचक है उसका जो टीकाकरण है, ये जो टीका है सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, इसके ऑप्शन देख लीजिए, एक एडवर्ड जेनर हो गया है, रॉबर्ट कोच हो गया है, पॉल कैट्रिक हो गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया है, आपके चेचक के जो टीके हैं उसकी खोज की है। ये 2017 एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरआरबी 2018 का ये क्वेश्चन है, आरआरबी 2018 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीकाकरण विकसित किया? ठीक है, तो ये जो पोलियो का टीका है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, तो जो पोलियो का जो टीका है वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो आपका जॉन्स एडवर्ड साल के द्वारा बनाया गया। ठीक है, एक इन्होंने जो बनाया है वो 1955 में 1955 में आईपीवी के रूप में बनवाया है। ठीक है, आईपीवी क्या होता है भाई? इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन होता है। अब जो आज के टाइम में जो आप पोलियो की जो खुराक लेते हैं 2 बूंद जिंदगी की, वो ओपीवी है। ओपीवी क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ये डॉक्टर साबिन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये जो बनाया गया है वो डॉक्टर साबिन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिए कि जो सबसे पहले जो पोलियो के टीका है इसकी खोज किसकी की गई? तो जॉन साल के द्वारा की गई 1955 में, और वो किस रूप में थी? वो आईपीवी के फॉर्म में थी। बट बाद में इसे 1961 में, है ना, डॉक्टर साबिन के द्वारा इसे ओपीवी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी गई, जिसे आज के टाइम में आप 2 बूंद जिंदगी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो ऐसा कोई रोग जिसके लिए जो परीक्षण है जिसका नाम विडाल रखा गया है वो किस रोग के लिए की गई? देखिए 2019 एसएससी का क्वेश्चन है और ये कुछ सालों से एक रिवाज सा बन गया है कि मानव रोग जो टॉपिक है इसमें परीक्षण से लेके टेस्ट से लेके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस रोग का कौन सा टेस्ट है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियो भी डालने वाला हूँ जिसमें हर रोग का कोई टेस्ट, जो जिस रोग कोई रोग है उसमें जो टेस्ट हो रखे हैं वो सारी मैं इसमें लिखने वाला हूँ। तो वो जल्दी मैं आपके सामने एक शॉर्ट लेके आऊँगा, तो उसमें वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो जो विडाल परीक्षण है वो किस रोग के लिए किया जाता है? तो ये परीक्षण आपके टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, टाइफाइड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं को प्राकृतिक पोषक है? ठीक है, तो जो चमगादड़ है निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? और ये सन 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो किसके लिए है? चमगादड़ से फैलने वाला एक, बीच में आपने सुना भी हो कि चमगादड़ से होने वाला जो रोग है वो इबोला है। ठीक है, इंडिया में इतना पनप नहीं पाया, बाकी
विश्व के काफ़ी देशों के अंदर ये इबोला बहुत ही ज़्यादा एक महामारी के रूप में भी आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, इबोला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह जीवाणु कौन सा है जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है? एनडीए 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2019 एनडीए पूछा गया है। एनडीए में जो क्वेश्चनों का लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो कि आपके बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि वेरिसिला जोस्टर, ट्रिप्नोसोम और उसके बाद साल्मोलिन टाइफी एंड प्लाज्मोडियम मेल्सीफेरम। ठीक है, तो इनमें में कौन सा है जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है, जीवाणु से होने वाले रोग? तो दोस्तों देखो क्वेश्चन का मैंने पहले ही बोला लेवल बहुत अच्छा होता है एनडीए के अंदर। तो पहले तो आपको बैक्टीरियल डिजीज पता लगनी है और उस बैक्टीरियल डिजीज से कौन सा वायरस, उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए ट्रेप्नोसोम, ये एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, जो कि आपके निंद्रा रोग जिसे कहा जाता है। तो ये तो आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, एक टाइफी है जो टाइफाइड से होता है। ठीक है, टाइफाइड। और एक वेरिसोला जोस्टर अभी हमने डिस्कस किया, चेचक है जो कि वायरस से होने वाला रोग है। तो ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट आपका डी भी देख लेते हैं, ये प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम भी एक प्रकार के प्रोटोजोआ के अंदर ही आता है। तो आंसर क्या हुआ? सी। इसका आंसर क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड रोग करता है। और जो टाइफाइड होता है वो आपके बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, टाइफाइड आपके बैक्टीरिया से होने वाला। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोल सकते हैं ऐसे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होती है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया। इसका आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा रोग है? प्रोटोजोआ। और ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जिसे आप कहते हैं, प्लाज्मोडियम। और ये जिस मच्छर के कारण होता है वो मादा एनाफ्लीज। तो इसमें वेक्टर का काम कौन कर रहा है? मादा एनाफ्लीज मच्छर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि विषाणु वायरस पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? एनडीए 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सही लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर देखते हैं कि वायरस अजीवित अस्तित्व है, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया कर अंत्यक्रिया कर सकते हैं। तो ठीक है, अजीवित एक तरीके निर्जीव अस्तित्व है, ये बात तो सही है वायरस की, लेकिन इसके जो आगे बोला किंतु ये प्रति और जीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो ये बात इनकी गलत है। इसमें बताना है प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में तो कौन सा सही कथन है? तो ये तो गलत हो गया। निम्नलिखित आगे देखते हैं, एंटीबायोटिक लेने से विषाणु संक्रमण का उपचार होता है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक से ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए डी देख लेते हैं कि प्रतिजीवाणु के प्रति वायरस प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, ये भी गलत। तो आंसर होगा सी। क्या कह रहा है कि वायरस उपापचयी पथों से युक्त नहीं होते हैं जिन पर प्रतिजीवाणु कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में उस तरह के पथ होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु निदालु रोग के लिए उत्तरदायी है? सीडीएस का क्वेश्चन 2019 का। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है मैं एसएससी, सीडीएस, एनडीए इस तरह के एग्ज़ामों के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम हैं ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, लेशमेनिया, ट्रिप्नोसोम, एस्केरिस, ये हेलिकोबैक्टर। तो आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी, ट्रिप्नोसोम होगा। ठीक है, निदालु जो रोग होता है उसे निर्दा रोग भी कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहा जाता है, आप जानते होंगे, है ना। तो अफ्रीकन सिकनेस जो ये रोग है ये ट्रिप्नोसोम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया संक्रमण हो जाए तो इसका सबसे बेसिक जो इलाज है वो क्या होना चाहिए?
एंटीबायोटिक्स। तो आप जो भी एंटीबायोटिक कब लेंगे, जब आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए आप एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, ठीक है, ना कि वायरस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेलियोडोसिस क्या है? 2016 आरआरबी का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? संक्रमण रोग, ठीक है। मेलियोडोसिस क्या है? एक टाइप का संक्रमक रोग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? टीबी, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस क्या? टीबी के विरुद्ध में मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके लिए कौन सी जो बैक्टीरिया है उसको, जैसे बीसीजी, ठीक है, बीसीजी। देखिए इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, एक वैक्सीनेशन, कम से कम 6-7 टाइप के वैक्सीनेशन है, और वो किस किस रोग में काम आते हैं, तो उसकी भी एक छोटी सी मैं वीडियो आपके सामने बनाऊंगा, जिसमें आप सब चीज़ें दे रखी होंगी कि कौन से रोग के लिए कौन सी वैक्सीन उत्तरदायी होती है, या उसके लिए कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाव होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है फील पाव, ठीक है, एक टाइप का कृमि जनित रोग है, जैसे फाइलेरिया, ठीक है। इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? हाथी पाँव भी कहा जाता है, ठीक है। तो फाइलेरिया कृमि के कारण है ना। वुचेरिया भी कहा जाता है इसे, फाइलेरिया वुचेरिया, ठीक है, इसे वुचेरिया भी कहा जाता है, ठीक है, वुचेरिया। 2018 आरआरबी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सारे अपन किसी ना किसी लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चनों में से ही एक अपन क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है जो सेक्सुअल डिजीज के अंदर नहीं आता? सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सेक्सुअल डिजीज है। गोनोरिया सेम बैक्टीरियल डिजीज है और वो भी सेक्सुअल डिजीज के अंदर आता है, ठीक है। स्कर्वी एक ऐसा रोग है जो सेक्सुअल डिजीज नहीं है। विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है, तो ये सेक्सुअल आपको हार्म नहीं करता है, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित पशु को काटने से फैलता है? और आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, कुत्ते के काटने से एक रेबीज रोग होता है। तो जंतुओं के काटने से, अगर कोई जंतु आपको काट रहा है उसके लार से अगर आपको ये रोग हो रहा है तो वो रेबीज है। और उनके लार में एक वायरस होता है जिसे कहते हैं आप रेहेप्टो वायरस। कौन सा वायरस होता है? रेहेप्टो वायरस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? 2016 का क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन किसके कारण हो रहा है और जो आपके लीवर को इफेक्ट करता है? तो देखिए, तो अगर मैं बात करूँ कि जो हेपेटाइटिस बी है और जो लीवर को प्रभावित कर रहा है तो वो किससे संबंधित होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ये वायरल इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? वायरल इन्फेक्शन। और एक रोग भी है वायरल में, पीलिया, ठीक है। बेसिक रूप से पीलिया होता है और बाद में ये हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी इसी में ही आता है। तो पीलिया जो रोग है वो लीवर से संबंधित रोग है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? ऐसा रोग जो विटामिन सी की कमी से हो सकता है, और इसमें अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसमें होता क्या है? मसूड़ों से खून आने लगते हैं, ठीक है। और ये एनडीए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी गया है कि एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो मैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि भारतीय ऐसा क्या खाते हैं जिससे कि उनकी सबसे ज़्यादा, ऐसा क्या खाते हैं मोस्टली भारतीय जो विटामिन सी की पूर्ति जिसको खा के कर सकते हो, ऐसा कौन सा सोर्स है? तो उसका जो आंसर है वो है हरी मिर्च। तो मोस्टली जो इंडियंस है वो हरी मिर्च का सब सेवन करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हरी मिर्च नहीं खाते होंगे, बेसिकली हरी मिर्च वो खाते हैं।
ठीक है, लेकिन सबसे अभी यहाँ पे जो पूछा गया वो सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला विटामिन सी है। तो विटामिन सी नींबू से सिट्रिक एसिड के जो फल होते हैं, सिट्रिक एसिड के जो फल होते हैं उनसे ही आपको विटामिन सी मिलता है। और सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 कि एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी को ही कहा जाता है, ये इसका रासायनिक नाम है। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं कि जीरोपेथेलमिया शुष्क अच्छीपात विटामिन की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से जीरोपेथेलमिया रोग होता है। और इसमें हो क्या जाता है, इस रोग में आँखों के जो आंसू होते हैं वो शुष्क हो जाते हैं, मीन्स कि वो सूख जाते हैं। ठीक है, आँखों के आंसू क्या हो जाते हैं? शुष्क हो जाते हैं, आँखों के आंसू का शुष्क हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण है? ठीक है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस स्टूडेंट तक पहुँच पाएँ। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो हैं बहुत सही लेवल के हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण है? विल्सन रोग, ठीक है। तो जो विल्सन रोग के लक्षण है उसमें आता है आपका रतौंधी। ठीक है, तो विल्सन रोग का जो लक्षण है वो रतौंधी होना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपन ने 26 कर लिया और इसका आंसर है रतौंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। घातक अल्परक्तता एनीमिया विटामिन की कमी से होता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, इसे घातक अल्परक्तता बोल सकते हो, इसी को ही आप बोलते हो प्रणाशी अल्परक्तता। प्रणाशी अल्परक्तता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रणाशी अल्परक्तता या फिर पर्नीसियस। इसे क्या कहा जाता है? पर्नीसियस। और 21 विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी, B12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो आपने पढ़ा ही होगा कि रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसका आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी रोग होता है। 2018 में पूछा गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चनों में से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन सा है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे राइबोफ्लेविन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड और फोलिक एसिड, जो विटामिन बी के घटक नहीं है, विटामिन बी के अंदर नहीं आता। जैसे राइबोफ्लेविन है, अगर इसकी बात करें तो विटामिन B2 है ये, तो यानी विटामिन बी के अंदर आता है। थायमिन क्या होता है? विटामिन B1 आता है। ठीक है, ये विटामिन B1 है। विटामिन एस्कॉर्बिक की बात की जाए तो विटामिन सी है। फोलिक की बात की जाए तो विटामिन B9 है। तो ये देखिए ये तीनों ही आपके विटामिन बी के अंदर है। लेकिन पूछा जो विटामिन बी से संबंधित नहीं है, तो बी से संबंधित कौन से नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो विटामिन के क्या करता है आपके शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है? तो कैल्सीफेरोल जो है कैल्शियम से संबंधित है, विटामिन डी से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो आर्गो कैल्सीफेरोल है, तो दो आंसर कैल्सीफेरोल से तो विटामिन डी निकल के आ जाता है कि ये आंसर विटामिन डी की बात कर रहा है। लेकिन विटामिन डी में भी कौन सा है? D2 या D3, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आर्गो कैल्सीफेरोल को क्या कहा जाता है? आपका विटामिन D2 कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? ऐसा कौन सा विटामिन की कमी है जिससे उसे रिकेट्स रोग हुआ है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी, रिकेट्स की कमी से विटामिन डी रोग होता है। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मानव आहार में
पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग है जो पॉलिश किए हुए चावलों को सेवन करने से होता है? ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो चावल है, चावल की कमी से देखिए जो चावल है मुख्य रूप से विटामिन B1 के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन B1, और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो अगर आप चावल ही नहीं खाएंगे तो आपको बेरी रोग हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर ये पूछा जाए कि किस विटामिन बी की कौन से विटामिन की कमी हो जाए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं विटामिन B1 की कमी हो जाती है इसमें। रोग कौन सा हो जाता है? बेरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें हालांकि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो 3 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें है एन्यूरिज्म या कार्डियोमायोपैथी या डिप्थीरिया। ये सभी को पता है कि डिप्थीरिया बेसिकली आपके हार्ट से तो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसमें 3 ही ऑप्शन है ABC, चौथा ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आंसर इसका C ही होगा इसके अनुसार, इन 3 ऑप्शन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे के किस अंग को प्रभावित व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। ठीक है, तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से ऐसा कौन सा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे के किसी अंग को प्रभावित व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। मतलब कि एक रोग में एक किसी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रामक रोग नहीं है किसी भी तरीके से। तो सिरोसिस जो है वो संक्रमण रोगों के अंदर नहीं आता, सिफिलिस संक्रमित रोगों के अंदर आता है, एड्स संक्रमित रोगों के अंदर आता है, और हेपेटाइटिस भी संक्रमित रोगों के अंदर आता है, जो किसी ना किसी तरीके से संक्रमित होता है, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ से हो, चाहे कृमि से हो, चाहे आपके फंगस से हो, लेकिन सिरोसिस असंक्रमित रोगों के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अभी सिरोसिस के बारे में पूछा था कि जो सिरोसिस है वो आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, जो सिरोसिस है वो आपके है ना लीवर को प्रभावित करता है। इसका आंसर क्या होगा? B। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? B होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो कैडमियम है, ठीक है, जो कैडमियम है वो कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? मीना माता है, इटाई है, या फ्लोरोसिस है, या ब्लू बेबी सिंड्रोम है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, तो इटाई जो रोग है, ठीक है, तो इटाई रोग का कारक है ये कैडमियम, कि अगर जैसे पानी में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो या किसी भी तरीके वातावरण में कैडमियम हमारे शरीर में ज़्यादा आता है तो एक रोग होता है इटाई। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कि आप जो क्वेश्चनों का लेवल है वो वास्तव में अच्छा है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, रियल में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए कि कौन सा नॉकनी सिंड्रोम के लिए, देखिए नॉकनी सिंड्रोम जो है वो आपके बेसिकली जो घुटने हैं वो जो अड़ते हैं, आपके घुटने तिरछे हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, है ना। तो ये बोल रहा है कि ये कौन से प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। नॉकनी जो प्रॉब्लम है वो आपकी हड्डियों से संबंधित है बेसिकली। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो फ्लोराइड की जो कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो नॉकनी करके एक दिक्कत हो जाती है, जो MBPS 2020 का भी क्वेश्चन है ये आपके, तो इसका आंसर होगा A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कि प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों का सबसे स्पष्ट मुख्य लक्षण क्या है। देखिए प्रोगेरिया जो है इसमें एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो बूढ़े होने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने देखी एक पा मूवी है जो अमिताभ बच्चन की है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें व्यक्ति को क्या है वो उसमें जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, एक कम उम्र में ही बुढ़ापा आ जाना। ठीक है, तो जरण की अपेक्षा तेज हो जाना, अपेक्षाकृत तेज हो जाना, मतलब जो वृद्धि दर है किसकी, बुढ़ापे की, वो ज़्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगता है, आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो रोग है वो प्रोगेरिया है। ठीक है, प्रोगेरिया। चलिए अगले रोग की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर है नाइट्रेट। ठीक है, तो किस प्रदूषण से कौन सा रोग, जैसे मैंने इटाई बताया था, वो कैडमियम प्रदूषण जब ज़्यादा होता है
हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हो जाता है नाइट्रस जो है, अगर उसकी पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि टीके विशिष्ट रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका जो आंसर है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, कणिकाणु, लसिका, लोहित कोशिका, या ऑप्शन डी है बिंबाणु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 है और इसका जो आंसर होगा, देखिए ये आपके लसिका कोशिका से संबंधित होगा। ठीक है, 2010 का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया कि टीके विशिष्ट रोग प्रतिरक्षित जो प्रोटीन के संश्लेषण के अभिलेक्षण संरक्षण से प्राप्त होता है, मतलब बेसिकली जो आपके प्रोटीन के संश्लेषण से प्राप्त जो हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा है प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए, कौन सी कोशिका है? लसिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, टीका वैक्सीनेशन है। तो टीका वैक्सीनेशन है क्या चीज़? ठीक है, तो इधर वो जो टीका वैक्सीनेशन है वो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, आपको इम्यूनिटी देने के लिए आपके अंदर, ठीक है, आपको प्रतिरक्षा तंत्र बनाने के लिए कृत्रिम रूप से एक प्रक्रिया की जा रही है, तो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? एनडीए 2013 का भी क्वेश्चन है ये, एसएससी 2014 का भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? तितली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण इम्यूनोनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की है? सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चनों में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर, आंसर इसका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग ओपिएट नार्कोटिक ड्रग है? नार्कोटिक के अंदर जो अंतर्गत आती है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? इसका आंसर बी, एनालाइजेसिक। ठीक है, एनालाइजेसिक। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? MBPPSC का 2019 का क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका आंसर होगा अवसादकारी। ठीक है, अवसादकारी, नींद नहीं आ रही है, कोई ऐसी समस्या हो जाती है, तो अफीम, कुछ दवाइयों में अफीम जैसी ड्रग्स का उपयोग किया जाता है कई सिचुएशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, है ना। पेनिसिलिन जो खोज की है ये मलेरिया रोग से संबंधित है आपके। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आपके लगभग यहाँ पर 47 क्वेश्चन यहाँ पे आज हम डिस्कस किए और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप ये कम से कम पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग नए क्वेश्चनों के साथ फिर से हाजिर होंगे। जय हिंद।